नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए सुशांत सिंह मामले में राजनीति कर रही है भाजपा और जेडीयू। ये बड़ा आरोप लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी सरकार को घेरा और कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर है फेल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अपनी ही पार्टी के IT सेल पर भाजपा नेता स्वामी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी अकाउंट बनाकर मुझ पर कर रहे हैं हमले। जी हाँ दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी का ये बड़ा बयान आया। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले रोज की इसी प्रकार की खबरों के लिए आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जनता का ध्यान भटकाने के लिए सुशांत मामले में राजनीति कर रही जेडीयू और भाजपा कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में राजनीति कर रहे हैं ताकि बाढ़ और कोरोना वायरस के संक्रमण से परेशान राज्य के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और केवल सुशांत और रिया चक्रवर्ती एक एजेंडा है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी दावा किया कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने भाजपा के इशारे पर मुंबई में अवैध अश्लील बयान दिया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, बिहार के लोग आज बाढ़ और कोरोना से पीड़ित हैं। लोग नौकरी और रोटी खा रहे हैं। नीतीश कुमार और भाजपा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यह सरकार शासन की जिम्मेदारी और जवाबदेही से दूर चली गई है। सुरजेवाला ने दावा किया, अब ध्यान हटाने के लिए उनके पास केवल सुशांत राजपूत और रिया चक्रवर्ती से जुड़ा एक एजेंडा है। मामले का केवल राजनीतिकीकरण किया जा रहा है। कंगना और शिवसेना नेताओं के बीच मौखिक युद्ध पर कांग्रेस नेता ने कहा, चाहे आप कांग्रेस पार्टी की कितनी भी आलोचना करें, यह आलोचना करने के आपके अधिकार की रक्षा करेगा। यह महाराष्ट्र की हमारी गठबंधन सरकार का भी सिद्धांत है। अभिनेत्री भाजपा और मोदी जी के एजेंडे का पालन कर रही हैं। इसके बावजूद उनके लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सुरजेवाला ने कहा कि देश की वित्तीय राजधानी मुंबई को पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहना अनुचित, असत्य और अशोभनीय है। कोई भी तार्किक व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हम ऐसे बयानों को खारिज करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। संत कबीर नगर में बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का सोमवार को कार्यकर्ताओं ने डीगा बाईपास पर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ऐसी सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पर केस दर्ज करा दिया जाता है। इस सरकार में अपराध बढ़ गया है। दुष्कर्म, डकैती, हत्या आम बात हो गई है। सड़कों पर सरेआम हत्याएं हो रही हैं, जिसे योगी सरकार रोकने में विफल है। प्रदेश अध्यक्ष ने शहर के होटल में बस्ती और गोरखपुर मंडल के कांग्रेस जिलाध्यक्षों के साथ गोपनीय बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। स्वागत करने वालों में जिलाध्यक्ष प्रवीण चंद पांडे, भुवनेश्वर भारती, सुनील पांडे, अजय सिंह, शांति देवी, राजीव गोंड, दुर्गेश पाठक, नीरज राय समेत अन्य शामिल रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी ही पार्टी के IT सेल पर बरसे बीजेपी नेता स्वामी, बोले फर्जी अकाउंट बनाकर मुझ पर कर रहे हमला। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही पार्टी की IT सेल पर बरस पड़े हैं। सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि बीजेपी की IT सेल फर्जी अकाउंट बनाकर मुझ पर हमला कर रही है। अगर मेरे समर्थक ऐसा शुरू कर दें तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी के IT सेल बेकार हो चुकी है। कुछ मेंबर फर्जी ID बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। जैसे मुझ पर हमला करने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। राज्यसभा सांसद ने इस दौरान बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी को तुरंत इन्हें निकालना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि एक मालवीय कैरेक्टर ही इस पूरी गंदगी को चला रहा है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पार्टी हैं, रावण या दुशासन की नहीं। गौरतलब है कि सुब्रमण्यम स्वामी ऐसे सांसद हैं जो पार्टी में रहकर भी कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जो कभी पार्टी के लिए मुसीबत बन जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्विटर पर कई समर्थकों को जवाब देते हुए स्वामी ने इस बात को कहा कि JP नड्डा को तुरंत अमित मालवीय को IT सेल प्रमुख के पद से हटाना चाहिए। कई बार विपक्षी पार्टियां अमित मालवीय पर गलत और भड़काऊ कैंपेन चलाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेर चुकी हैं, लेकिन अब की बार पार्टी के भीतर से ही मोर्चा खोला गया है। हालांकि इस पूरे विवाद पर अभी भाजपा की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए की खटपट जारी, चिराग ने नीतीश को लिखा कड़ा खत, एक साल में सीएम से एलजेपी अध्यक्ष की एक ही बार बात। जी हां दोस्तों, सोमवार यानी कि आज लोजपा की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में इस बात पर फैसला किया जा सकता है कि लोजपा नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेगी या नहीं। रविवार की शाम को लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम से बीते 15 सालों में मारे गए दलितों की परिजनों को नौकरी देने की मांग की है। बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह ऐसा नियम बनाए जिसके तहत SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति की हत्या पर उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान हो। चिराग पासवान ने अपने पत्र में लिखा है कि यदि नीतीश कुमार के बीते 15 साल के कार्यकाल में सभी मारे गए दलितों के परिजनों को नौकरी नहीं दी जाती है तो उक्त ऐलान सिर्फ चुनावी स्टंट लगेगा। चिराग पासवान ने दलित समुदाय से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए जाने का नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है। पत्र में चिराग ने लिखा कि यह वही सरकार है जिसने वादा किया था कि दलित परिवारों को 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी, लेकिन दलितों में इस बात की नाराजगी है कि अभी तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। चिराग ने लिखा कि लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या दलितों की हत्या पर परिजनों को मिलने वाली नौकरी भी चुनावी स्टंट तो नहीं है। गौरतलब है कि लोजपा और जेडीयू के बीच बीते कुछ समय से तनातनी चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, दागे 10 तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल के प्रमुख नीतीश कुमार सोमवार को अपनी पार्टी के लिए पहली आभासी रैली आयोजित करके अपना अभियान शुरू करने वाले हैं। इधर इस आभासी रैली से पहले ही विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 10 सवाल पूछकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। इन दिनों तेजस्वी चुनावी शोर को भांपते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तेजस्वी ने सोमवार सुबह एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री से 10 सवाल पूछे। तेजस्वी ने पूछा है कि पिछले 15 वर्षों के आपके कार्यकाल में बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और पलायन क्यों बढ़ा है और बेरोजगारी की दर बिहार में 46.6% क्यों है। बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार तेजस्वी ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा, पूरे देश ने 1 मार्च को गांधी मैदान में नीतीश कुमार की वास्तविक रैली के भाग्य को देखा। खैर, हम उन्हें आभासी के बहाने वास्तविक मुद्दों से दूर नहीं होने देंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सोमवार की रैली में इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी ने बिहार के पिछड़ेपन के कारणों पर भी सवाल उठाया। बिहार सभी नीति आयोग सूचकांकों पर साल दर साल क्यों पिछड़ता गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास सूचकांक के आधार पर बिहार को कैसे मिला अंतिम रैंक, किसे दोष देना है। उन्होंने सरकार पर अपने सवालों की सूची में 58 घोटाले करने का आरोप लगाया है। चुनाव पूर्व सवालों के जरिए नीतीश पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने सवाल किया कि आपके कार्यकाल में दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़े। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के अनुसार बिहार में दलितों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध है। तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी मानक संस्थानों जैसे कि एनसीआरबी, नीति आयोग के अनुसार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर क्यों है। मुख्यमंत्री पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने पूछा, 2013-2017 में जनादेश का अपमान क्यों किया। व्यक्तिगत व्यक्तित्व को छोड़कर बिहार का क्या हुआ, कृपया विस्तृत जानकारी बिहार को दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू का नीतीश पर तंज, कहा वर्चुअल नहीं एक्चुअल में बताओ। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार आज वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल रैली के जरिए ही नीतीश चुनावी शंखनाद करेंगे। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल वर्चुअल रैली को लेकर जेडीयू पर हमलावर है और नीतीश कुमार से एक्चुअल काम बताने की मांग कर रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि 15 सालों में क्या क्या काम किया दिखाओ, वर्चुअल नहीं एक्चुअल में बताओ। इस ट्वीट में लालू ने एक कार्टून भी शेयर किया है। इस कार्टून में नीतीश कुमार को चुनावी चूर्ण बताते हुए दिखाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था की बर्बादी का अलार्म है जीडीपी के आंकड़े, राहत पैकेज ही है पार पाने का तरीका। रघुराम राजन। जी हां दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की विकास दर में लॉकडाउन के शुरुआती महीनों वाली तिमाही में जबरदस्त गिरावट देखी गई। यूं तो पिछले कई सालों से अर्थव्यवस्था की स्थिति सही नहीं थी। ऐसे में कोरोना के कारण बिना प्लानिंग के लगाए गए लॉकडाउन ने आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। वहीं कई लोग मोदी सरकार को इससे पार पाने का सुझाव भी दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री अर्थशास्त्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बाद अब रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी मोदी सरकार को सलाह दी है। साथ ही जीडीपी के आंकड़ों
खबरों से सभी को अलर्ट होने को भी कहा है। राजन ने अपने लिंक्डइन पेज पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और इटली से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये दोनों देश कोरोना वायरस महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। उन्होंने कहा कि जब इनफॉर्मल सेक्टर के आंकड़े जोड़े जाएंगे तो अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट और बदतर हो सकती है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने आगे कहा है कि जब तक कोरोना पर काबू नहीं पाया जाता है तब तक भारत में विवेकाधीन खर्च की स्थिति कमजोर बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक जो राहत दी वह नाकाफी है। सरकार भविष्य में प्रोत्साहन पैकेज देने के लिए आज संसाधनों को बचाने की रणनीति पर चल रही है जो आत्मघाती है। रघुराम राजन ने आगे कहा कि सरकारी अधिकारी सोच रहे हैं कि कोविड-19 पर काबू पाए जाने के बाद राहत पैकेज देंगे। वे स्थिति की गंभीरता को कमतर आंक रहे हैं, तब तक अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हो जाएगा। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।